ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र हमने बहुत बार सुना है, जो हमारे बचपन से सिखाया जाता है। कभी सोचा है कि किसने इसकी रचना की, या फिर यह आए कहां से? यह आए है हमारे पूर्वजों से। भला वो कौन थे? इसका भी जवाब हमें मिल ही जाएगा हमारी इस खास पेशकश में। हम हैं आपके दोस्त गुडविल नॉलेज और आप देख रहे हो प्राचीन भारत का इतिहास। सालों पहले मानो तो इस 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी एक काल था, जिसको वैदिक काल से जाना जाता है। इस काल में बहुत सारे ग्रंथ रचे गए, जो आज भी हमारे समाज पर गहरा असर डालते हैं। इनको लिखने वाले लोग भी बहुत खास थे। वो थे इंडो आर्यन। लेकिन यह लोग कहाँ से आए थे? यह कौन थे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें हमारे अतीत में जाना पड़ेगा। 19वीं 20वीं शताब्दी में जब यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अफ्रीका और एशिया का औपनिवेशीकरण किया जा रहा था, तब विभिन्न नस्लों के प्रव्रजन और उनके बीच होने वाले आदान प्रदान के इतिहास को बहुत महत्व दिया गया। कोकेशियन, मंगोलाइड, निग्राइड जैसी नस्लों में विश्व की आबादी को विभाजित करने की प्रवृत्ति बन गई थी। ऐसे अध्ययन बाहर से तो वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रतीत हो रहे थे, किंतु मूलतः उनके उद्देश्य नस्लवादी था। वे दरअसल यूरोपीय साम्राज्यवादियों के द्वारा एशिया और अफ्रीका के लोगों पर प्रभुत्व जमाने की बौद्धिक वकालत कर रहे थे। अब आते हैं ऋग्वेदों की रचनाकार पर, जो खुद को आर्य कहते थे। मूल शब्द अर का अभिप्राय खेती से हो सकता है और आर्य शब्दों को बंधु बांधव के रूप में देखा जा सकता है। इसका संदर्भ नस्लवाद के संदर्भ में नहीं है। इसका संदर्भ भाषण परिवारों के बारे में किया जाता है। इंडो आर्य ऐसे लोग थे जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा से जुड़ी एक भाषा का प्रयोग करते थे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानने वाले सिद्धांतों से यह पता चलता है कि आर्यों का मूल निवास काला सागर के उत्तर में स्थित पूर्वी यूरोप के मैदानी इलाकों को माना जाता है। वैदिक ग्रंथों को दो भाग में बांटा है, पूर्व और उत्तर वैदिक ग्रंथ, किंतु इसका तिथि कम जटिल है। पूर्व वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक का भाग आता है, जबकि ऋग्वेद के ही 1, 8, 9, 10 मंडल, साम, यजुर और अथर्वक वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद इसको उत्तर वैदिक कहते हैं। उत्तर वैदिक हिस्से का मंत्र वाला भाग सबसे प्राचीन है तथा ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद क्रमिक रूप से बाद की रचनाएं हैं। लड़ाई झगड़ा तो इंसान की फितरत है। क्या इस काल में लड़ाई होती थी? जी हाँ, इस काल के लोग हमेशा लड़ाइयाँ करते रहते थे। उनमें 30 जनजातियाँ थी, जिसमें यदु, पुरु, तुर्वस, अनु और दुहा युद्ध इनको पंचमानुष कहते थे। इनमें से जिगरियार थे पुरु और भरत, जो सबसे प्रभावशाली भी थे। यहाँ पर और एक संघर्ष पाया जाता है, वह था दास और दासुओं का। यह शायद यहाँ के मूल निवासी थे, जिनका सामना इंडो आर्यों को करना पड़ता था। इंसान तो इंसान, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ऋग्वेद में पाई गई बहुत सी रचनाओं में देवता से युद्ध में जीतने के लिए प्रार्थना की गई है। रामायण महाभारत जैसा एक बड़ा युद्ध इस काल में भी हुआ था। ऋग्वेद संहिता में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। यह मान युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर। जन के राजा सुदास ने 10 जनों के एक समूह के साथ हल्ला बोल दिया, जिसमें इसका एक दोस्त भी था, पुरु। हाँ, वैसे भी ऐसे लड़ाई में कौन दोस्त और कौन दुश्मन। जीत हुई भरतों की, लेकिन वो रुके नहीं। वह आगे चलते गए यमुना की ओर। अंत में सरस्वती के किनारे अपना निवास स्थान बनाया और सबसे गौरवशाली अग्मेघ यज्ञ किया, जो कि उनकी राजनीतिक वर्चस्व को सिद्ध करता है। आपके जैसे मंत्रिमंडल उस काल में भी थे। हालांकि
उस समय राज्यतांत्रिक राज्य का विकास नहीं हुआ था, लेकिन वेद में सभा और सीमित की चर्चा की गई है। विदत नामक संस्था जो कि स्थानीय लोगों की सभा रही होगी, जो उनके सामाजिक धार्मिक अनुष्ठों को सुलझाती थी। आशा करते हैं उस समय आज के जैसी भ्रष्टाचार ना होता होगा। आज हम जिसे गांव कहते हैं, उनका विकास ग्राम से हुआ होगा, जो कि पशुपालन घुमुंद समाज था। इस प्रकार मानव समाज को एक दूसरे से अलग करने वाली इकाइयां जैसे कि जन विशेष, गण, ग्राम, गृह तथा कुल भी मौजूद थी। इन सब का आधार माना जाता है हमारे रिश्ते। इससे जुड़ा हुआ किनशिप का अभिप्राय सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए संबंधों कहा गया है। आज जैसे ऐसे संबंध जन्म के आधार पर या गोद लेने के आधार पर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार बहुत अन्य प्रकार के संबंध भी देखे जा सकते हैं। जैसे उत्तर भारत में राखी के आधार पर भाई बहन का संबंध और मुंह भोला भाई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि प्रॉपर्टी में बेटी को भी बेटे जैसा हिस्सा मिलेगा, लेकिन यह प्रथा तो वैदिक काल से चली आ रही है। किसी भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका आर्थिक आधार। आज तक हमने देखा कि इस आधार में महत्वपूर्ण हिस्सा था कृषि, लेकिन वैदिक काल में कृषि को द्वितीय महत्व था और प्रथम पशुपालन। गविष्ठ, गवेषण, गौशु और गव्य जैसे शब्द युद्ध के संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं। इनसे पता चलता है कि अधिकांश लड़ाइयाँ पशुधन को लेकर की जाती थी। समाज में सबसे समृद्ध व्यक्ति को गोमत मतलब गायों की स्वामी कहा जाता था। इंद्र की एक उपाधि गोपति मतलब गायों का स्वामी भी है। इंद्र देव का महत्वपूर्ण स्थान इस समाज में था, क्योंकि उनको अन्य उपाधियां भी दी गई है, जैसे कि अतिरिक्त फसलों का संरक्षण, उर्वरजित तथा उर्वर भूमि को अर्जित करने वाले देवता। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। इंद्र का वज्र भी अयस का बना हुआ है। एक प्रार्थना में तो यह भी मांगा गया है कि वह उपासक की बौद्धिक क्षमता को आयस की धार में समान तक्षिण बनाए। इस काल में दास प्रथा भी पाई जाती है। एक दास को पुरुष अथवा महिला की प्रकार का अतिरिक्त या सम्मान नहीं था। इतना ही नहीं, दासियों को शारीरिक श्रम के अतिरिक्त यौन शोषण का भी सामना करना पड़ता था। क्या इस समय के लोग नशा करते थे? जी हाँ, वह अनाज बना पूरा नाम के नशीले पेय का भी सेवन करते थे। ऋग्वेद में इंद्र को संबोधित करते हुए कहा गया है, हे इंद्र, समोरस आपको प्रिय है। आप मुझे जन के लोगों का नायक बनाएं या मुझको अनंत संपदा का स्वामी बनाएं। अब तक हमने देखा कि स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति में बेटे जितना ही हक था, लेकिन क्या स्त्री का स्थान से इतने तक ही सीमित था? जी नहीं। यज्ञानुष्ठान में सदैव पत्नी पति के साथ थी, लेकिन स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था। पति के मरने के बाद उनका पुनः विवाह किया जा सकता था। ऋग्वेद में एक एकल विवाह बहुपति विवाह का उल्लेख है। उत्तर वैदिक ग्रंथों और ऋग्वेदिक कुल मंडल में प्रभुत्व स्थितियों की तुलना से ऐसा लगता है कि ऋग्वेदिक समाज में उतनी रूढ़िवादी आया हठधर्मी नहीं थी जितनी बाद में विकसित होती चली गई। इस प्रकार हम वैदिक काल का आधा भाग संपूर्ण करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कई नई बातें।